बच्चों, 11वीं इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 5 आंकड़ों के संकलन की संगणना एवं निर्दर्शन विधियां, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी मुख्य रूप से ये चैप्टर डेटा कलेक्शन से संबंधित है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डेटा किसे कहते हैं, यानी आंकड़े किसे कहते हैं। इन्हीं के नाम है डेटा, आंकड़े, समंक, ये सब इन्हीं के ही नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के इस टॉपिक को। सांख्यिकीय अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा आंकड़े या समंक इकट्ठे किए जाते हैं। आंकड़े इकट्ठे करने के संबंध में ध्यान रखना आवश्यक है कि आंकड़े शुद्ध, पर्याप्त और विश्वसनीय हों। आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता अर्थात वो व्यक्ति जो आंकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें प्रयोग हेतु इस्तेमाल करता है, संगणना विधि या निर्देशन विधि का प्रयोग कर सकता है। आंकड़ों के संकलन की विधियां अर्थात आंकड़ों को इकट्ठा करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला है संगणना विधि और दूसरा निर्देशन विधि। संगणना विधि, सेंसस मेथड, जब किसी विषय से संबंधित संपूर्ण समूह या समग्र कहते हैं वो सारा क्षेत्र, वो सारा एरिया जो हमारे जांच के लिए हमने प्रयोग करना है कि प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई के विषय में आवश्यक सांख्यिकीय जानकारी संकलित अर्थात इकट्ठी की जाती है, तो वह संपूर्ण गणना विधि या संगणना विधि कहलाती है। आगे चलिए, संगणना विधि के गुण, एडवांटेजेस ऑफ सेंसस मेथड, यानी क्या क्या फायदे हैं इस गणना विधि के। सबसे पहली है विश्वसनीयता। इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है तो निश्चित रूप से गहन अध्ययन ही किया जाता है, जिससे इस पर आधारित निष्कर्ष अर्थात रिजल्ट्स अत्यधिक शुद्ध और रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट, विस्तृत जानकारी। इसमें समग्र अर्थात हमारे अध्ययन का जो दायरा है, अध्ययन का एरिया है, वो सभी की प्रत्येक इकाई के विषय में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिससे उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, पक्षपात की कम संभावना। इसमें अनुसंधानकर्ता, रिसर्च करने वाला व्यक्ति, जांच करने वाला व्यक्ति के पक्षपात की संभावना कम रहती है, क्योंकि इसके द्वारा समग्र की सभी मदों अर्थात आइटम अर्थात सभी पदों से संबंधित विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विस्तृत सूचना। इसमें समग्र की मदों का अध्ययन करते समय उनसे संबंधित अन्य जानकारियां भी प्राप्त हो जाती हैं, जिससे अनुसंधानकर्ता के पास विस्तृत सूचनाओं का संकलन हो जाता है। अर्थात जब हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं तो जो सूचना हमें लेनी है वो तो है ही, उसके साथ साथ अन्य सहायक सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। इससे हमें डाटा का एक बहुत बड़ा स्कोप तैयार हमारे पास हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आय से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते समय व्यय से संबंधित आंकड़े स्वयं ही हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो आय होती है वही चलकर बाद में हमारी व्यय बनती है, वही हमारा खर्चा दिखाती है। विजातीय इकाइयों में उपयुक्त, विजातीय इकाई होती हैं जब अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग इकाइयाँ हों, जैसे आयु से संबंधित, स्त्री से संबंधित, बच्चों से संबंधित, पुरुषों से संबंधित अलग अलग जो आंकड़े होते हैं, उनके ऐसी स्थिति में जब अलग अलग आयु समूह, अलग अलग व्यक्ति से संबंधित, अलग अलग कैटेगरी से संबंधित आंकड़े हों, तब ये विधि अधिक उपयुक्त है। जैसे यह विधि वहाँ भी उपयुक्त रहती है जहाँ समग्र की इकाइयों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि कक्षा में कुछ छात्र अत्यधिक बुद्धिमान हैं और कुछ औसत हैं यानी एवरेज हैं, ना तो अच्छे ना बुरे, एवं कुछ बुद्धिमत्ता स्तर का कुछ का स्तर बुद्धिमत्ता से भी थोड़ा नीचे है, तो इस स्थिति में औसत अंक ज्ञात करने हेतु संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। औसत अंक का मतलब है कि बुद्धिमान बच्चे ज़्यादा हैं, मीडियम बच्चे थोड़े से कम हैं और कम बुद्धिमान बच्चे और थोड़े से कम हैं, तो इन सबको हम जोड़ देते हैं और ये हमारा औसत, फिर ये औसत निकाला जाता है कि उस क्लास के बच्चे लगभग अच्छे हैं, लगभग सही रैंक के हैं, तो इससे औसत में हमारी सभी कमियां छुप जाती हैं और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे सीमित क्षेत्र में काम करती है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो हम पूरे क्षेत्र में इसको लागू नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि अत्यधिक खर्चीली है, समय भी अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है,
इसलिए ये छोटे छोटे दोष हैं इस विधि के, और कुल मिलाकर ये विधि काफ़ी उपयुक्त है। नेक्स्ट है संगणना विधि की उपयुक्तता, सुटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड। जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो तो ये विधि अत्यधिक उपयुक्त है। जहाँ परिशुद्धता की ज़्यादा जरूरत हो, यानी प्योरिटी की ज़्यादा जरूरत हो, वहाँ ये विधि अधिक उपयुक्त है। जहाँ समग्र में विविध गुणों वाली इकाइयाँ हो, यानी जो हमारा जांच का दायरा है जब वो ऐसा हो जहाँ अलग अलग गुणों वाली इकाइयाँ हो, तब ये विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समग्र की प्रत्येक इकाई का जहाँ गहन अध्ययन करना हो, डीप अध्ययन करना हो, तो वहाँ भी ये विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सेकंड मेथड हमारा निदर्शन विधि, सैंपलिंग मेथड। जैसे कि नाम से जाना जाता है सैंपल मेथड, जब हम किसी ढेर में से कुछ दाने अपने हाथों में उठाकर और ये अनुमान लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि ढेर में पड़ी हुई अन्य वस्तु उस सैंपल के आधार पर अच्छी है या बुरी, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, उसका प्रमापीकरण क्या है, तब ये सैंपलिंग मेथड कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत समस्त समूह का अध्ययन न करके समूह के एक अंश का अध्ययन किया जाता है, यानी हम कुछ सैंपल उठाकर अध्ययन करते हैं। समग्र में से चुने हुए अंश को प्रतिदर्श या न्यायादर्श अर्थात सैंपल कहते हैं। इससे संबंधित आंकड़ों के आधार पर जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वे समग्र की संपूर्ण इकाइयों पर लागू होते हैं। अर्थात जब हम कुछ इकाइयों को चुनकर ये कहते हैं कि ये अच्छी है, तो बाकी उससे संबंधित जितना भी आगे हमारे पास स्टॉक है उन सब पर वो रिजल्ट लागू होता है। इस विधि के कुछ गुण हैं, देखिए। जैसे विश्वसनीयता, यदि नमूना समुचित आधार पर व उचित व पर्याप्त मात्रा में छांटा जाए तो यह विधि अधिक उपयुक्त है। दूसरा है मितव्ययता, इसमें धन, समय, परिश्रम इन सब की बचत होती है। नेक्स्ट है प्रबंध एवं संगठन की सुविधा, इससे जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और अनुसंधानकर्ता की संख्या भी कम होती है। एक व्यक्ति काफ़ी कुछ इसमें आंकड़े इकट्ठा कर सकता है, काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकालने में कामयाब रहता है, तथा संगठन में भी यानी सब कुछ डाटा कलेक्शन में भी इससे फायदा रहता है, सुविधा रहती है। गहन अनुसंधान, इसमें मदों की संख्या कम होने के कारण उनका गहन अनुमान या अनुसंधान किया जा सकता है, जिससे निष्कर्ष की विश्वसनीयता या प्रभावशीलता बढ़ती है। अधिक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि में उपलब्ध समूहों की नमूने द्वारा जांच की जाती है, सैंपल के द्वारा जांच की जाती है, साथ ही इसमें तुलना करने की अक्षमता होती है और अशुद्धियों का पर्याप्त सीमा तक अनुमान भी लगा जा सकता है, क्योंकि इस सैंपल सिस्टम में हम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी अपना निष्कर्ष दे देते हैं कि चीज़ अच्छी है या बुरी। नेक्स्ट है इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे बच्चों नीचे देखिए, सजातीयता का अभाव, जहाँ कुल समूह में सम्मिलित इकाइयों में पर्याप्त विविधता हो, अर्थात सजातीयता का अभाव हो, अर्थात सभी इकाइयाँ जहाँ एक सी न हो, वहाँ इस रीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा है भ्रामक निष्कर्ष, उलझाने वाले यानी कंफ्यूज करने वाले निष्कर्ष, यदि नमूनों का चुनाव अवैज्ञानिक या पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया हो, यानी किसी चीज को अच्छी या बुरी अगर बतानी हो जानबूझकर, तो इस विधि से पर्याप्त निष्कर्ष निश्चित ही असंतोषजनक यानी अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे। नेक्स्ट है प्रगणकों के पक्षपात का भ्रामक प्रभाव। प्रगणक होता है जो आंकड़े इकट्ठा कर रहा हो, जो सैंपल ले रहा हो, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय भी इसमें शामिल हो जाती है। नेक्स्ट है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, इस विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि न्यायादर्श लेने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात जो काम हम कर रहे हो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, वही व्यक्ति केवल सैंपल सिस्टम को समझ सकता है। नेक्स्ट है उच्च स्तर की शुद्धता के लिए अनुपयुक्त, ऐसी विधि जिसमें अधिक शुद्धता की जरूरत हो, इसलिए यह विधि उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह सैंपल और रैंडम सिस्टम से लिया गया निष्कर्ष है। हर एक इकाई का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें शुद्धता का स्तर थोड़ा सा नीचे रहता है। एवरेज या औसत के आधार पर शुद्धता का लेवल आंका जाता है। इस विधि की उपयुक्तता कहाँ हो सकती है, देखिए इसे। सुटेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग मेथड, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, जब समग्र की इकाइयां अनंत हो, यानी जो हमारा अनुसंधान का दायरा है जब उसमें बहुत सारी इकाइयां हो जो गिनी भी न जाए इतनी हो, जब समग्र की प्रकृति परिवर्तनशील हो, अर्थात बार बार परिवर्तित होने वाला हमारा जो रिसर्च का क्षेत्र है वो हो, जिसमें नई इकाइयां आ रही हो, पुरानी वहां से खत्म हो रही हो, जहां हमारा रिसर्च का क्षेत्र ऐसा हो वहां इस विधि का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है जहां धन समय परिश्रम की बचत करनी हो। और लास्ट, जब शीघ्र निष्कर्ष की आवश्यकता हो, अर्थात तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता हो, तब यह विधि अत्यधिक उपयुक्त है। अब लास्ट में है बच्चों, एक अच्छे न्यायाधीश के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। एक अच्छा सैंपल सिस्टम कौन सा हो सकता है। जैसे स्वतंत्रता हो उसमें, समग्र की सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए या एक दूसरे पर आश्रित नहीं होनी चाहिए। दूसरा है प्रतिनिधित्व। न्यायाधीश अर्थात सैंपल ऐसा हो जो समग्र की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। जो इकाइयां हमने हाथ से उठाई हैं वो ढेर की सभी इकाइयों पर लागू होती हो, इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है सजातीयता। जब दो या दो से अधिक इकाइयां छांटे जाएं तो उसमें परस्पर सजातीय होनी चाहिए, अर्थात में मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट है निष्पक्षता। न्यायाधीश सैंपल ऐसा हो जिस पर अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं का कोई प्रभाव न हो। और लास्ट है योग्यता। एक अच्छा न्यायाधीश वही होता है जो कुशल, अनुभवी एवं योग्य अनुसंधानकर्ता द्वारा चुना जाता हो। नेक्स्ट है बच्चों निदर्शन की विधियां, यानी सैंपल सिस्टम को अपनाने की कौन कौन से तरीके हैं। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। पहला है दैव निदर्शन विधि या यादृच्छिक प्रतिचयन, अर्थात रैंडम सैंपलिंग मेथड। रैंडम होता है जब हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक को चुनते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिससे कि समग्र की प्रत्येक इकाई या तत्व को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। इसमें इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता अर्थात डाटा कलेक्शन करने वाले व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से नहीं करता, बल्कि यह कार्य पूर्ण रूप से अवसर या दैव पर यानी मौके पर छोड़ दिया जाता है। यह विधि वहां अधिक उपयुक्त होती है जहां समग्र की इकाइयां समरूप होती हैं, अर्थात मिलती जुलती होती हैं। इसके कुछ तरीके हैं, जैसा है पहले साधारण दैव निदर्शन विधि। इसमें इकाइयों के चयन का निर्णय अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर न होकर संयोग पर निर्भर करता है, बाई चांस इसको कहते हैं। इसलिए इस विधि को संयोगवश चयन भी अर्थात बाई चांस सिलेक्शन भी कहते हैं। इसमें है पहला, यानी बाई चांस सिलेक्शन कैसे हैं, इसकी कुछ विधियां हैं। जैसे पहला है लॉटरी विधि, सभी बच्चे से जानते भी होंगे, लॉटरी सिस्टम जिसे कहते हैं। यह विधि सबसे सरल और प्रचलित है, पॉपुलर है। इसके अनुसार समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां या गोलियां बनाकर किसी डिब्बे में डालकर उसे मिला दिया जाता है। फिर किसी निष्पक्ष व्यक्ति या स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियां या गोलियां उठा ली जाती हैं। ये लॉटरी सिस्टम बहुत ही पॉपुलर और पुराना है और सभी बच्चे इससे परिचित भी हैं। दूसरा है ढोल घुमाकर। इसके अंतर्गत एक ढोल में समान आकार के लोहे या लकड़ी या गत्ते के गोल टुकड़े जिन पर 0, 1, 2, 3 और 9 तक की संख्या या अंक लिख दिए जाते हैं और उसमें एक यानी ढोल में ड्रम में डाल दिए जाते हैं तथा ढोल को हाथ या बिजली से खूब घुमाया जाता है, यानी इसको रैंडम कर दिया जाता है जिससे सभी अंक मिल जाएं। और फिर एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उतने ही टुकड़े निकाले जाते हैं जितनी मदों की हमें जरूरत होती है। निकाले गए टुकड़े पर लिखे हुए अंक के अनुसार समग्र में से प्रतिदर्श चुन लिया जाता है। जैसे यदि पहले निकाले गए टुकड़े पर संख्या 3 है तो समग्र यानी जो हमारा रिसर्च का जो हमारा दायरा है, क्षेत्र है, तो समग्र की तीसरी इकाई चुन ली जाती है। तो यानी संख्या के आधार पर हम देख लेते हैं कि ड्रम में से किस नंबर का टुकड़ा या गत्ते का टुकड़ा या अन्य कोई आकार का सैंपल निकला है, उसी आधार पर हम समग्र के निष्कर्ष निकालने में कामयाब रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है निर्गम निर्वाचन, यानी एग्जिट पोल जिसको कहते हैं, जो इलेक्शन में काफी आपको सुनने को मिलता होगा ये वर्ड। निर्गम निर्वाचन एक ऐसी तकनीक है, अर्थात एग्जिट पोल एक ऐसी तकनीक है जिससे कि चुनाव के परिणामों का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक में वोट डालकर निकालने वाले वोटरों का यादृच्छिक रूप से चुनाव कर यह पूछा जाता है कि उन्होंने किसके लिए वोट दिया है। इन आंकड़ों की सहायता से यह भविष्यवाणी की जाती है कि कौन सी पार्टी चुनाव में विजयी होगी। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि भविष्यवाणी सदैव सही नहीं होती, क्योंकि एक अनुमान है, ये केवल एक कल्पना है, ये एक सैंपल तरीका है कि हम ये अनुमान लगाने में कहीं हद तक कामयाब हो जाते हैं
कि आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी या किस समूह की विजय हो सकती है। ये केवल अनुमान है, क्वेश्चन मार्क है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों देव निर्देशन विधि के गुण। एडवांटेजेस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। पहला है यह प्रणाली मितव्ययी है यानी कम खर्चीली है। इसमें श्रम, समय व धन की बचत होती है। नेक्स्ट, देव प्रतिदर्श द्वारा चुने गए प्रतिदर्श यानी सैंपल समग्र के वास्तविक प्रतिनिधि होती हैं, यानी जो भी संख्या, जो भी हम सैंपल उठाते हैं वो हमारे सारे जितना भी बचावास का दायरा है उस पर लागू होता है। नेक्स्ट है चुनाव हेतु कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई जाती है, क्योंकि आराम से कोई इसके लिए दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सैंपल से एक अंश लिया, पूरे यानी समग्र से, पूरे अपने ढेर से एक अंश लिया और हम ये आराम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये चीज़ कैसी है। नेक्स्ट है इस रीति में प्रतिदर्श विभरमों की माप की जा सकती है, यानी जो सैंपल है उसमें क्या क्या कमी है उसको हम आसानी से बता सकते हैं। अब इस विधि के कुछ दोष हैं, गिने चुने दोष हैं बच्चों। ओवरऑल तो ये विधि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फायदेमंद है और काफ़ी प्रचलित भी है। देखिए इसके दोष, यदि केवल कुछ समंक ही उपलब्ध हों तो देव प्रतिदर्श संभव नहीं है, यानी हमारे पास समग्र, हमारे पास केवल दायरा ही बहुत छोटा हो तब हम सैंपल सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर नहीं सकते। दूसरा है यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत छोटा हो तो भी सैंपलिंग या प्रतिदर्श की इकाइयों को चुनाव करना कठिन हो जाता है। तो ये छोटे से एक काम चलाऊ से दो दोष हैं जो आसानी से हम जिनकी पूर्ति को बढ़ाया घटाकर हम देव प्रतिदर्श या सैंपल सिस्टम को ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट 2, अदैव निर्देशन विधि या अयादृच्छिक प्रतिचयन, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। इसमें ढोल को नहीं घुमाया जाता है। कुछ और विचार तरीके हैं, जैसे सुविचार निदर्शन। इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता अपने विवेक या इच्छानुसार समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों का चयन करता है जो उसके विचार से पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जो उसके हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त हो। ऐसी पर्ची, ऐसे सैंपल को उठाकर अनुसंधानकर्ता यह निर्णय कर लेता है कि ये इकाई अच्छी है कि बुरी। दूसरी है कोटा या अभ्यंश निदर्शन। इस विधि के अंतर्गत प्रतिदर्श या न्यायादर्श की इकाइयां छांटने का कार्य परगणकों या गणकों पर छोड़ दिया जाता है, अर्थात जो डाटा कलेक्शन कर रहा हो, आंकड़े इकट्ठा कर रहा हो, उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि इकाइयों का चयन किस प्रकार करता है। नेक्स्ट है और इसी में है बच्चों, निश्चित कोटा पूरा होने पर गणकों द्वारा सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को भेज दी जाती है, अर्थात उस डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है जिसके लिए आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। नेक्स्ट है सुविचार निर्देशन। अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का चयन कर उससे सूचनाएं प्राप्त करता है, यानी इसमें कोई उसके लिए एक पैरामीटर या कोई एक मार्गदर्शन नहीं दिया गया है, चार्ट नहीं दिया रहता है। वो उसको एक काम दे दिया जाता है कि ये आपका काम है, आपको इसको निर्धारित समय में पूरा करके देना है। तो ये व्यक्ति अनुसंधानकर्ता या गणक अपनी इच्छा अनुसार जो भी तरीका उसको सही लगता है उसके अनुसार आंकड़ों का चयन करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, उनका संग्रहण या संकलन करता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रतिदर्श विधि या निदर्शन विधि के सिद्धांत या नियम, प्रिंसिपल्स या रूल्स ऑफ सैंपलिंग मेथड। प्रतिदर्श पद्धति सांख्यिकी के मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ये नियम ही प्रतिदर्श आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं उपयोगिता के आधार हैं। जैसे इसमें पहला है सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत या नियम। यदि अनुसंधान कार्य के लिए किसी समग्र में से देव प्रतिदर्श के आधार पर, अर्थात सैंपल के आधार पर कुछ इकाइयों का चयन करे तो इस प्रकार चुनी हुई इकाइयां समग्र का लगभग सही प्रतिनिधित्व करेंगी। इस नियम पर यह आधारित है कि प्रकृति ऊपर से भिन्नता दिखाते हुए भी उसमें अंतर्निहित एकरूपता या नियमितता होती है। इसी कारण ये प्रकृति के सभी कार्य व्यवस्थित रूप से चलते हैं, अर्थात ये कहा गया है कि हम यदि प्राकृतिक कोई चीज़ों की हम सैंपलिंग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप में एक भिन्नता पैदा करती है, लेकिन अंदर से सभी समान होते हैं। जैसे एक व्यक्ति रंग रूप में बाहर से या आचार व्यवहार में भिन्न हो सकता है, लेकिन अंदर से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें उनके वेन्स पे बहने वाला रक्त, दिमाग, सब कुछ लगभग एक जैसा होता है।
तो ये प्रकृति की लगभग इकाइयां अंदर से सब समरूप होती हैं, बाहर से भिन्न होती हैं। दूसरा है महंक जड़ता सिद्धांत या महांक जड़ता नियम। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रतिदर्श जितना बड़ा होगा, यानी सैंपल का दायरा जितना बड़ा होगा, उच्च स्तर की शुद्धता की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। यह नियम इस बात पर आधारित है कि बड़े समग्र की पक्ष तथा विपक्ष की इकाइयां एक दूसरे को प्रभावहीन कर देती हैं। अर्थात समग्र अर्थात जांच का दायरा जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा शुद्धता का स्तर बड़ा होगा, क्योंकि हमारे रिजल्ट औसत पर निकलेंगे। तब हमारी कमियां वो हमारी उस अच्छाई को नगण्य कर देती हैं और अच्छाई कमियों को नगण्य कर देती हैं। नेक्स्ट है अल्पांक दृढ़ता का नियम। एक बड़े समूह के एक भाग में एक दिशा में परिवर्तन होता है तो संभावना होती है कि उसी समूह के बराबर के अन्य भाग में उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। इस प्रकार कुल परिवर्तन बहुत कम होगा। जिस तरह समय 24 घंटे का है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो कुल मिला के हम उसको कहेंगे कि 2 दिन हो गए किसी बात को या 1 दिन हो गया। यानी हम दिन के बढ़ने और फिर रात के शुरू होने के आकार को या उसकी प्रक्रिया को हम नगण्य मान लेते हैं। तो जो चीज़ बढ़ रही है उत्तरी दिशा में विपरीत दिशा में घट भी रही है, तो कुल मिला के ये सब प्रभाव नगण्य हो जाते हैं और हमारा रिजल्ट, हमारा औसत लगभग अच्छा रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ लास्ट में चैप्टर के एंड में आर्थिक शब्दावलियां दी गई हैं। इसमें है ये शब्दावलियां मैं हर बार आपसे कहती हूँ चैप्टर के एंड में होती है, आपको अनिवार्य रूप से याद करनी होती है, कॉपी में लिखने के लिए भी होती हैं। पहली है संगणना विधि, फिर निदर्शन विधि। निदर्शन की विधियां, इसमें देव निर्देशन विधि या यादृच्छिक प्रतिचयन, अद्वैत निर्देशन विधि या अयादृच्छिक प्रतिचयन। नेक्स्ट है प्रतिदर्श विधि या निर्देशन विधि के सिद्धांत या नियम, और लास्ट में है सांख्यिकीय त्रुटियां। तो कुल मिलाकर ये बच्चों आपके चैप्टर के सारांश भी है, आपको ये अनिवार्य रूप से याद करना है। और आपको चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बच्चों, आपको ये कॉपी में लिखकर मेरे पास सेंड करनी है। बच्चे बहुत ही कम होमवर्क भेज रहे हैं, ये आदत बच्चों अच्छी नहीं है। आपको चैप्टर अनिवार्य रूप से कॉपी में लिखकर मेरे पास सेंड करनी है। इसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, संगणना विधि के 2 दोष बताइए। नेक्स्ट है लॉटरी विधि से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्गम निर्वाचन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तरित देव निर्देशन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव निर्देशन विधि के 2 दोष बताइए। इसके अलावा लघु में ही है निदर्शन विधि के गुण व इसकी उपयुक्तता को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे न्यायाधीश के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निदर्शन विधि के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न थे बच्चों। अब है विस्तृत प्रश्न, केवल एक प्रश्न दिया जा रहा है। प्रतिदर्श के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए एवं संगणना विधि निदर्शन विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको पूरी अच्छी तरह से कॉपी में लिखना है, याद भी करना है, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो साथ साथ अपने चैप्टर को भी रीड करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू।